बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़े ही दिलचस्प स्टोरियां इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, चाहे वो हैदर मैदी के हवाले से हों, चाहे वो आदिल राजा के हवाले से हों, चाहे वो बिलावल और आसिफ अली जरदारी के हवाले से अंदरूनी कहानी कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के फ़ौरन बाद बिलावल का फ़ोन आया, वो दुबई क्या करने गए हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है और इसके पीछे किसकी कहानी है और किसने ये कहानी जो है परवान चढ़ाई है। इस हवाले से भी सारी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हाजरा बीबी जिन्होंने एक कुत्ते को बुशरा बीबी की सौकन बना दिया है, उसका भी पोल खोलूंगा और हकीकत बताऊंगा कि ये कहानियां इस वक्त क्यों सामने आ रही हैं और इसके पीछे उसके ताने बाने, उसकी डोरियां कौन हिला रहा है। और मानिका आपको पता है कि पहुंच चुके हैं अदालत और उन्होंने क्या क्या बातें की हैं उसका भी पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम हाजरा बीबी की। हाजरा का जो इंटरव्यू है ना, आम से व्लॉगर के साथ तकरीबन 2.5 महीने पहले मुझे आया। मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा जी ये एक स्टोरी है, इसके ऊपर हम करते हैं। मैंने कहा नो, ये कोई स्टोरी नहीं है। और इस तरह पहले हम रेयाम खान के हवाले से देख चुके हैं, ये रेयाम खान पार्ट 2 है और इसकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब वो ये कहती है जी मैंने तो 2014 के अंदर भी ये किया था और अपनी मुश्किलात बताई कि जी, और ये भी साथ बताती है जी मेरे अब्बा जी 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और मैं कराची के एक फार्म हाउस पे मैं मिली और उसके बाद मालिक को फ़ोन किया इमरान खान ने उस फार्म हाउस के, और फिर हमारा राब्ता हो गया और फिर उसको कुछ ना कुछ मिल गया, उस मालिक को भी कोई ना कोई ओहदा मिल गया। 4 साल इस औरत का इमरान खान के साथ बकौल इसके ताल्लुक रहा है और उसके बाद ये खुद कहती है कि 2014 में मैंने किताब का मसवदा इमरान खान को भेजा, जिसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपके सामने तकरीबन आ चुकी होगी कि किताब कब लिखी, किताब पूरी क्यों ना लिखी, और ये सारी कहानी है। और उसके बाद टेरन वाइट जो है वो लाहौर के जमान पार्क के अंदर आके काफी अरसे तक रहती रही। ये कहानियां भी उसने बीच में सारी की सारी डाल दी हैं। लेकिन अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखें, आप यूथी हैं, आप पटवारी हैं, आप जियाले हैं। एक बात को आप अपने जहन में बिठा लें, अगर आप जियाले हैं और आपको मजा आ रहा है, नवाज शरीफ की स्टोरी निकलती है जी, किम बारकर के साथ शहबाज शरीफ की निकलती है जी 4 शादियों के साथ, उसके बाद बुशरा बीबी की स्टोरियां निकल रही हैं, इमरान खान की निकल रही हैं, लेकिन आपको बेनजीर भुट्टो की वो पंफलेट याद है? आपको आसिफ अली जरदारी के वो होटलों, जेल में होते थे लेकिन वो अस्पताल में होते थे, फिर अस्पताल से वो किसी घर चले जाते थे और मशहूर पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस के बारे में कहा जाता था कि वो उनको वहां पे जेल के अंदर विजिट करके उनको सर्विसेज देती थी। देखें, ये इल्जाम बेनजीर भुट्टो पे भी लग चुका है, ये इल्जाम आसिफ अली जरदारी पे भी लग चुका है, ये इल्जाम मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी लग चुका है, ये इल्जाम जो है वो नून लीग के दीगर लोगों के ऊपर भी लग चुका है, और अब यही इल्जाम जो है ये इमरान खान और दीगर लोगों के ऊपर लग रहा है। एक बात को समझें, ये सियासत के अंदर ये औसत दर्जे की इंतहाई गैर मरूफ, जिसको मुझे खुद यार 18 साल हो गए हैं सहाफत के अंदर, 12 टॉप चैनल्स के अंदर मैं काम कर चुका हूं। मैंने इसका नाम अब सुना है कि ये कौन सी सहाफी थी और ये कौन सी एंकर थी और क्या थी, हमने इसको नहीं सुना। लेकिन यहां एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। बड़े बड़े एंकर इस स्टोरी को अब कवर कर रहे हैं। ये क्यों कवर कर रहे हैं? इनको वो स्टोरियां कौन भेज रहा है? कौन उनको कह रहा है कि जनाब इसकी इनॉग्रेशन करें, इनॉग्रेशन करके वहां पे बड़े बड़े सहाफियों को मदऊ करें, वहां पे वो मलका आलिया बैठी हुई है सोफे के ऊपर टांग पे टांग रख के। क्या इस तरीके से, इस तरह की खवातीन की, क्या इस तरीके से उनको प्रमोट करना चाहिए? आपकी यूथ 70% जो है जवान यूथ, उसको क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये सियासत को कितना गंदा आप जो है करेंगे? कितनी दफा आप वो पुराना मंजर बार नई पैकिंग में डाल के जो है बेचेंगे? आपको प्लान बदलने पड़ेंगे। अब पुराने प्लान जो है नहीं चल रहे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर इतना ही काफी है। और ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं? इसलिए करनी पड़ रही हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी बहुत गंदी थी, लेकिन
पीडीएम के 16 महीने की कारकर्दगी उससे 100 गुना ज्यादा गंदी थी, जिसकी वजह से अब कारकर्दगी का मंजन तो बिकेगा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ किरदार कशी का मंजन बिकेगा। और उस किरदार कशी का मंजन बेचने के चक्कर में 24 करोड़ अवाम के किरदार, उनके दिमाग के अंदर कितनी आलूदगी ठोसी जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। और जिस तरह की इस औरत ने बातें लिखी हैं अपनी किताब के अंदर, मेरे ख्याल से वो ये स्टोरी कवर ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब इतने बड़े बड़े एंकर रोजाना आके एक्सक्लूसिव स्टोरियां और एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रहे होते हैं किताब के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि यार देखो यार, पाकिस्तान के मीडिया का तो अब इस वक्त अल्लाह ही हाफिज है। चले आगे चलते हैं, बात करते हैं जनाब जिले अलाई खबर मानिका साहब की। यार बड़ी ही कमाल किस्म की उन्होंने कहानी डाल दी है, और ये कहानी जो है ना बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से इन्होंने डाली है। इनको बहरहाल ये वाली कहानी इस तरीके से डालनी नहीं चाहिए थी। इन्होंने जाके अदालत के अंदर ये कह दिया कि जनाब बुशरा बीबी के नजायज़ ताल्लुकात थे, और वो नजायज़ ताल्लुकात किसकी वजह से थे, किसने वो ताल्लुकात जो हैं के बारे में उनको बताया, मेरे नौकर ने मुझे बताया। उसके अलावा तकरीबन सारा कंटेंट जो है अदालत में वो जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर, और वहाँ पे जाके उन्होंने जनाब दरख्वास्त दायर कर दी है। जो इससे पहले दरख्वास्त दायर हुई थी वो वापस ले ली गई है, क्योंकि असल जो इफेक्टी हैं वो तो यही हैं जिनकी बीवी जनाब इमरान खान साहब बकौल इनके घर से निकाल के ले गए, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं। तकरीबन 80% बातें तो वही की हैं उन्होंने कि हमारी 30 साल पहले शादी हुई, और उसकी बहन जो है यहूदी लाबी की एजेंट है, पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान हमारे घर घुसा। एक बार रात मैं घर गया तो जुल्फी बुखारी को अपने कमरे में पाया, ये इसको हम कहते हैं नंगे हाथों पकड़ना। बहरहाल एक बार उसके बाद वो कहते हैं जी इस तरह उनका आना गैर शरई था। इमरान खान जो है वो बार बार मेरे घर आना शुरू हो गए। मेरे नौकर ने बताया कि जनाब इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के, और उसके बाद उन्होंने कहा जी 2018 के अंदर इनका गैर शरई निकाह हुआ। दरख्वास्त फ़र्क होगी के तलाक की तारीख बदलने के लिए जिन्होंने कहा कि जी मुझे फ़ोन आया, मैं नहीं माना, तो उसके बाद फिर दोबारा निकाह किया गया, और मेरी हंसती बसती ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी गई। जाहिर सी बात है, अभी ये अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी। पहले तो आप अपनी इज्जत और अपने बच्चों को आप ऐसे चादर में ओढ़ के बिठाया हुआ था जब तक वो लोग इक़्तिदार में थे, और जब तक आपके गिर्द घेरा तंग नहीं किया गया था। तो अब क्या बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए और क्यों बचाने के लिए, और ये इतना गंद, जितना गंद डालेंगे खबर मानिका साहब, आपके ऊपर तो बात आएगी कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी आप बुशरा बीबी के पास गए, और बुशरा बीबी को आपने कहा कि आप वाकई तलाक चाहती हैं, मैं घर बचाना चाहता था। किस बेस पे आप घर बचाना चाहते थे? क्या आप वाकई एक गैरतमंद शख्स हैं? और अगर आप गैरतमंद शख्स नहीं हैं तो आज ये इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है? तो ये भी उसी चीज का हिस्सा है जिस चीज का इससे पहले मैंने आपको बताया, हाजरा बीबी का, और ये सारी की सारी जो इस वक्त कहानियां आ रही है ना, ये सब के सब फेम एंड डिफेम और इलेक्शन रिजल्ट तो वही चाहिए जो रिजल्ट चाहिए, मतलूब रिजल्ट। अगर वो मतलूब रिजल्ट नहीं आता तो फिर इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए आखिरी वक्त तक कहानियां जारी रहेंगी। और आखिरी, वीडियो लंबी हो गई है, हैदर मेहदी और आदिल राजा का कोर्ट मार्शल जनाब कर दिया गया है, और कोर्ट मार्शल करने के बाद आदिल राजा को 14 साल की कैद और हैदर मेहदी को 12 साल की कैद बामुशक्कत जो है कर दिए गई है। इनके रैंक्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत इन दोनों को भगोड़ों की सजा सुनाई गई है, और दोनों के रैंक्स वापस ले ली गए हैं। इनकी जो जुराइम है उसकी लंबी कहानी है। बेसिकली इनकी जुबान एक, क्या कहते हैं ना, औरत की जुबान लंबी होती है, इनकी जुबान औरत से भी कुछ 100 गज लंबी जुबान है। ये रोजाना ड्राइंग रूम में बैठ के खबरें बनाते हैं। ड्राइंग रूम स्टोरीज जो होती है ना, वो आप अपने तखयलाती दुनिया में चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि बिलावल इस वक्त होटल के अंदर बैठे हुए थे, उनके कमरे से ऐसे औरत निकली। वो अभी मैं कल एक स्लग देख रहा था, हमारे दोस्त उन्होंने वीडियो की हुई थी कि होटल में दौड़ती हुई बेलबास औरत, इतना ही लिख दिया बस। उसने लिखा तो उसके बाद टक 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 हर बंदे ने कहना जी देखो इसको देखो, ये क्या हो गया, वो औरत का नाम क्या था, वो बंदा कौन था, वो क्या था,
इसको कहते हैं क्लिक बेट्स। तो क्लिक बेट्स लेने के लिए बहरहाल इन्होंने बहुत हरकतें की, इन्होंने इदारों के अंदर बगावत की, इन्होंने यूक्रेन पाकिस्तान का असला जो है भिजवा दिया, इन्होंने इसराइल को पाकिस्तान का असला भिजवा दिया, इन्होंने इमरान खान के ऊपर कत्ल की जितनी भी साजिशें थी, कत्ल की वारदातें थी, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया। और इन्होंने फिर तहरीक इंसाफ को भी नहीं छोड़ा, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स को चूना लगाने की कोशिश की, इमरान खान के नाम पे चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की, इमरान खान के कत्ल की कहानियां इन्होंने गढ़ी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया। और इनके जराइम की कहानी बहुत लंबी है और ये जो है इनको करार वाकई सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं, ये इदारों के खिलाफ है, और जो इदारों के खिलाफ है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये मैं अपने दिल से समझता हूं। अब अगली स्टोरी जनाब आपको देते हैं हम आसिफ अली जरदारी के 3 P's और 4 P's की। 3 P's क्या? PPP, और उसके बाद 4 P's का मतलब यह कि PPP के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। अब आसिफ अली जरदारी ने गलती की, जो मर्जी की, बहरहाल उसको इस तरीके से अपने घर की बातें आके इस तरह इंटरव्यू में नहीं कहनी चाहिए थी। आसिफ अली जरदारी को यह भी नहीं बताना चाहिए था कि 3 P's और 4 P's में क्या फर्क है, कौन सी पीस इलेक्शन लड़ेगी, और वो इलेक्शन लड़ने के बाद टिकट देने का हक किसके पास होगा, दस्तखत करने का हक किसके पास होगा। और उनको ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि आजकल हर घर की रवायत बन चुकी है कि बाबा आपको कुछ नहीं पता। ये इसका मतलब ये है कि खींचा तानी तो है, जाहिर सी बात है, हर जगह पे है। मेरी अपने वालिद साहब से कई दफा राय में इख्तलाफ रहता है, वो इमरान खान के साथ होते हैं तो मैं किसी और के साथ होता हूँ, मैं इमरान खान के साथ होता हूँ तो वो किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक दफ़ा वो किसी को सपोर्ट कर रहे थे तो मैं, हमारी शॉप थी वहाँ बावलपुर के अंदर, तो उसके ऊपर झंडा जो है ना मैंने किसी और जमात का लगाया हुआ था और वो जमात इस्लामी को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल ये इख्तलाफ होता है और ये होना भी चाहिए, आपकी आज़ाद सोच है और जिसको आप समझते हैं, आप बालिग हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन मंझा हुआ सियासतदान आसिफ अली जरदारी, जिसने नून लीग से लड़ना है, जिसने पीटीआई से लड़ना है, जिसने और दीगर जमातों से लड़ना है, उसको क्या अपने घर की लड़ाई के बारे में इस तरीके से एक्सपोज करना चाहिए था, जिसके बाद दुश्मनों को मौका मिल गया बातें करने का। और कुछ का कुछ, कोई ये कह रहा है जी बिलावल ने तो डीपी बदल दी, उसने कहा जी ठीक है मेरे साथ बाप नहीं मेरे साथ माँ तो है, और इस तरह की बहुत सी बातें की जा रही। कोई ये कह रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे जाके बगावत करने वाले हैं दुबई के अंदर, और पीछे पीछे आसिफ अली जरदारी भी चले गए हम। लेकिन उस हवाले से मैं आपको बता दूं, बकौल हामिद मीर के जिसने इंटरव्यू किया, उसने कहा जी इंटरव्यू 7 से 9 बजे तक जो है वो रिकॉर्ड हुआ, और उसने 7 से 9 बजे तक उसने चलना था, 5 से 7 बजे तक वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। इंटरव्यू आमतौर पे हमारा होता ही है कि हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर देते हैं, पहली ब्रेक रिकॉर्ड हुई, कट करवा के वहाँ पे MCR में भेज दी, वो एडिट करके उन्होंने तैयार कर ली, दूसरी ब्रेक, इस तरह 2 घंटे के मार्जिन से पीछे पीछे ब्रेक्स आती रहती है। तो जैसे वो इंटरव्यू करके फारिग होते ही आसिफ अली जरदारी इंटरव्यू देख रहे थे, जाहिर सी बात है उन्हीं के घर में इंटरव्यू हुआ होगा, तो आसिफ अली वो भी जाके बैठ गए जनाब हामिद मीर साहब, और वहाँ पे बातें बुतें होती रही। और वो उन्होंने बताया कि उसी वक्त बिलावल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, और उन्होंने अपनी वजाहत देने की कोशिश की कि जनाब मैंने आपके बारे में तो बात नहीं की, मैंने तो अंकल्स के बारे में बात की है। जाहिर सी बात है बुजुर्गों के बारे में जो बात करें, देखें ये एक हकीकत है, आपका वोटर अगर 70% है, आपका वोटर अगर 70%, 2 तरह की चीजें हैं, एक इक़्तिदार में आना और एक इक़्तिदार में लाने वालों को खुश करना। अब यहाँ पे अवाम की तो वैल्यू ही नहीं है, वोट डालने वाले से वोट गिनने वाले की ज्यादा वैल्यू है। तो वो आसिफ अली जरदारी इस बात को समझते हैं, लेकिन बिलावल ये समझते हैं कि हमें पॉपुलर स्टांस लेना चाहिए, हमें ये जोड़ तोड़, किसी को फंसाना, किसी को कपाना, किसी से इंतकाम लेना, किसी को जेल में डलवाना, उसके बंदे तोड़ उसके बंदे निकाल, और इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल की ये सोच बिल्कुल ठीक है। जब तक आप पुरानी रविश पे, पुराने रस्तों के ऊपर चलते रहेंगे, और जब तक आप समझते रहेंगे कि यही जो धंधे का असूल है, धंधे के असूल जब तक आप नहीं बदलेंगे तो धंधा उसी असूलों के मुताबिक चलता रहेगा। लेकिन जब तक धंधा करने वाले मेन स्टेक होल्डर ये फैसला ना कर लें कि हमने इन असूलों को बदलना है, उस वक्त तक ये असूल नहीं बदलेंगे। और जब तक ये असूल नहीं बदलेंगे, कभी एक अंदर होगा, कभी दूसरा अंदर होगा, कभी तीसरा अंदर होगा, कभी एक गोद में बैठेगा, कभी दूसरा गोद में बैठेगा, और कभी तीसरा गोद में बैठेगा, और ये धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। 2 तरह की सोच होती है, एक होती है रियलिस्टिक,
ग्राउंड के ऊपर कि होता क्या है। एक बंदा कहता है जी मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा, दूसरा कहता है भाई कैसे बनाओगे बताओ, वहां जाओगे तो वहां मसले, वहां जाओगे तो वहां मसले। और उसका फिर जो रियलिस्टिक आदमी है वो फिर जो है वो अक्सर जो है वो सच्चा साबित होता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज को जाने बगैर ख्वाब सजा लेना ये भी एक तरह से नाबालगी है। लेकिन अभी आसिफ अली जरदारी को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी कि उसकी ट्रेनिंग हो रही है और एक तरफ आप कह रहे हैं जी अगला वजीर आजम। इसका मतलब यह है कि जिस बंदे की अभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई उसको आप वजीर आजम का उम्मीदवार बनाए बैठे। इसका मतलब यह है कि आसिफ अली जरदारी खुद अपने आप को किसी न किसी चीज के अंदर उम्मीदवार बना के बैठे हैं। बहरहाल ये बात देख के तो मुझे वो मुगलों का याद आ गया कि किस तरीके से वो एक दूसरे को, अपने खूनी रिश्तों को आगे पीछे करते थे। अब पता नहीं, इसकी अब वजाहत आने वाली है बहुत जल्द। आसिफ अली जरदारी देंगे इसकी वजाहत या बिलावल देंगे इसकी वजाहत, या क्योंकि पार्टी के किसी और बंदे की वजाहत तो नहीं चलने वाली इस हवाले से। बहरहाल देखते हैं ये चीज़ें भी कब तक चलती हैं। अब